दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 1 की। आपका वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। 7 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसमें देखते हैं विज्ञान का जो पेपर आएगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। उसी आधार पर ये मॉडल पेपर है। इस पूरे पेपर को आप देखना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। दोस्तों देखा जाए तो आपके साइंस में कुल 13 लेसन और उसमें से अंकों का जो विभाजन है इस प्रकार रहेगा। जो पहला पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दूसरा लेसन है आपका अम्ल और क्षार, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा पार्ट है धातु और यौगिक, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चौथा कार्बन है उसके यौगिक, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। जैव उपक्रम से 8 नंबर के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट आपका जैव उपक्रम है, 5वां पार्ट। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। जीवों में जनन, इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन। आनुवंशिकता जो मेंडल वाला पार्ट है उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें से भी 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 नंबर, और विद्युत वाला पार्ट है उसमें 7 नंबर, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण, इसमें से आपको 6 और 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस प्रकार आपका कुल टोटल जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। तो आपका 80 नंबर का पूर्णांक होगा, और अब 80 नंबर के पूर्णांक में किस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनको अपन देखते हैं। 80 नंबर आपका पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। तो ये पेपर है अपना विज्ञान का पूरा मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 है। इसको देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पार्ट ए खंड अ की बात करें तो इसमें आपको अबसद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से ऑप्शन आपको टिक करने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्य प्रवाह को कौन रोकता है। तो हमारा हृदय, हमारा हार्ट है, उसमें रक्त आता है। 4 कोष्ठ होते हैं हृदय के, 2 आलिंद होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, नीले होते हैं, नीले। अब जो रक्त आता है हृदय में वो शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से वापस बाएं नीले में जाता है। तो बाएं नीले से बाएं आलिंद में नहीं जाए उसके लिए हमारे हृदय में संरचना होती है, उसको कहते हैं वाल्व कहते हैं। त्रिवलन और द्विवलन वाल्व लगे होते हैं, वो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा हो जाएगा वाल्व अ वाला ऑप्शन। नीले की दीवार और आलिंद की दीवार से कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त सभी तो इसमें हो नहीं सकता, तो आपका वाल्व हो जाएगा, है ना। वाल्व लगे होते हैं हृदय में जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है। और वाल्व को कहते हैं द्विवलन और त्रिवलन कपाट कहते हैं, वाल्व या कपाट होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो रासायनिक संकेतों का परिवर्तन हमारे तंत्रिका कोशिका में कहाँ पर होता है, तो ये कोशिका काय में होता है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य। तो हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य में मस्तिष्क का क्या कार्य है। मस्तिष्क सोचने का काम भी करता है, संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर का, हृदय स्पंदन का नियंत्रण भी मस्तिष्क द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी मनुष्य का मस्तिष्क ये सभी काम करता है। अगला देखो, चौथा क्वेश्चन है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिन्हीं संरचना का बाह्य लक्षण क्या है। तो इसका बाह्य लक्षण देखा जाए तो आर का मतलब आर वाई दिया है ना, तो आर राउंड और येलो यानी गोल पीला, आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोल पीला। जो मेंडल का तीसरा नियम था स्वतंत्र अफ्यून का नियम, उसके में जो मेंडल ने अपना परीक्षण करवाया था गोल पीले का हरे जुरीदार के साथ, तो ये गोल पीला यहाँ पर इसका जीनी प्रारूप है। आपतन कोण का मान कितना होता है। तो आपतन कोण का मान प्रकाश का परावर्तन के नियम बताए थे, उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आई और आई आर का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इसमें देखो आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। परावर्तन कोण के समान यानी बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है। तो बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करती है परितारिका। परितारिका जब
प्रकाश ज़्यादा प्रकाश हमारे शरीर में आँखों में प्रवेश करता है तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, तो ये बाह्य आघातों से हमारी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर का सूत्र याद रखना। विभवांतर क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो W बटा Q होता है, ठीक है। W बटा Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जूल कितना? 1 बटा 1, तो आंसर इसका 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है। तो प्रतिरोध किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। प्रतिरोध जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इन दोनों पर तो निर्भर करता है। उपयुक्त दोनों तो हो नहीं सकता। ऑप्शन तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी इन दोनों पर तो तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे के ऊपर जो भूरी परत चढ़ जाएगी उसको कहते हैं अपन संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। तो ये आप याद रखना, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल CH3COOH और इसमें बना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका पहला ऑप्शन बनेगा, वो क्या बनेगा? ये सोडियम है, ये सोडियम एसिटेट से अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा अपना CH3COO और ये बन गया Na, है ना, यानी सोडियम एसिटेट बन जाएगा। तो सोडियम एसिटेट इसमें कहाँ पर दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। नेक्स्ट, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? जो सभी धातुएं होती है वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो मैंने आपको बताया अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो तो होता है धनवान, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? वो होता है ऋणी आदमी, है ना। तो देने वाला धनायन बनाएगा, तो इसमें धनायन वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनायन बनाती है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो ऋणायन बना देगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, O3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो O3 किसका रासायनिक सूत्र? ऑक्सीजन का तो O2 होता है, ऑक्साइड का नहीं है, ओजोन का सूत्र है। ओजोन को क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। अगर ओजोन का सूत्र पूछे आपको तो O3 याद रखना। नेक्स्ट, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने से शुरू हो जाते हैं? तो हमारे जो दांतों का पीएच मान है 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो 5.5 हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं? फिर क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, पुष्प में नर जननांग का नाम क्या है? तो नर और मादा जननांग आपको याद होना चाहिए। तो मादा जननांग को तो कहते हैं अंडाशय, ये तो अंडाशय दे रखा है, मादा जननांग है। और जो पुंकेसर दे रखा है वो आपका क्या है? नर जननांग है, ठीक है। अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, बाह्य दल, दलपुंज, ये सभी पुष्प के भाग होते हैं। तो मादा जननांग पूछे तो अंडाशय है और नर जननांग पूछे तो अपना पुंकेसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, उसको विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे हमारे, एक नंबर के क्वेश्चन थे। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। अब आता है हमारा रिक्त स्थान संबंधी आपके 7-8 क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लाइपेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? भोजन को लसलसा बना देता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी रहती है। जीभ द्वारा स्रावित होता है। लार में एंजाइम टाइलिन एंजाइम, लाइपेज टाइलिन एंजाइम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम तो वसा के पाचन में सहायक होता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। अब यहाँ का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी? तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं वो कौन सी होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया, तो सबसे ऊपर आ रही है आपकी सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का K होता है। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, इसीलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है।
नेक्स्ट, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो जो मादा होती है ना, मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नल के जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो नल का पीएच होता है वो उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 7 होता है, याद रखना। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका अपवर्तनांक 1.3 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, वो याद रखना, ये पूछ सकता है अपना वार्षिक परीक्षा में। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 यानी 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक, वो याद रखना। नेक्स्ट, वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एक तो वोल्टमीटर होता है और एक होता है अमीटर। वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है, वोल्टमीटर किसका मापन करता है? विभवांतर का। तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसको सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। तो ये याद रखना, वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक होता है अपना अमीटर। अमीटर क्या करता है? धारा का मापन करता है। अमीटर हमेशा धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है? धारा का। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? तो अमीटर से। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसको जोड़ते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। ये आप याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अमीटर को, और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट, सभी हरे पेड़ पौधे नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ये आप याद रखना। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन थे सारे, अब ये रिक्त स्थान वाले और अबसद वाले। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आते अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इनके आंसर आपको एक या दो शब्दों में एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्लक पाया जाता है? तो दोस्तों आपने जो बुक दे रखी है उसमें पूरी सारणी दे रखी है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो सारणी आपको याद रखनी है। तो दही का पूछा है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ये याद रखना, लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार अगर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। सारे अम्ल आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाला स्थिर द्विआधारी यौगिक का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर अपन को देख रखा है एक तो Mg दे रखा है, एक Cl2 दे रखा है। तो Mg और Cl2 बना के यौगिक बनेगा, उसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो ये आ जाएगा 2 8 और 2, इसका वायतम कोष। और इसका आ जाएगा क्लोरीन का होता है 2 8 7, ठीक है। अब क्लोरीन के 2 अणु हैं, इधर जो मैग्नीशियम है उसके 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किनको दे देंगे? क्लोरीन को दे देंगे। तो मैग्नीशियम +2 निर्माण बनेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे देंगे, और क्लोरीन के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा? MgCl2, जिसको कहते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? आपको पता है जो कार्बन के अपरूप है उसमें 3 अपरूप होते हैं। एक तो होता है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फुलरिन। ये कार्बन के तीनों अपरूप है, आप याद रखना। तीनों अपरूप के बारे में आपको पूछ सकता है कि कार्बन के कितने अपरूप है? 3 अपरूप। अब ये कह रहा है हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो हीरा इसलिए चालन नहीं करता है क्योंकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो आप लिखना यहाँ पर हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते, इसलिए हीरा क्या करता है? विद्युत का चालन नहीं करता है। ये याद रखना, ठीक है। और आपको पूछे कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अपरूप है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये आप याद रखना, सुचालक होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये ऊपर भी अपन इससे बात की थी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अगर मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पूछे तो वो होती है हमारी कोशिका होती है। मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अगर फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहे तो वो होती है हमारी कुप्पिका होती है। क्या होती है? वो कुप्पिका होती है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में
जनन किस विधि द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, यीस्ट है, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधियां होती है। कौन सी विधियां होती है? जनन की किस विधि द्वारा होती है? तो ये होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन। विखंडन विधि से इनमें जनन होता है, विखंडन याद रखना। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, वो होता है r बराबर 2f। r बराबर क्या होता है? 2f, जहाँ पर r क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या। r क्या है? आपकी वक्रता त्रिज्या। और f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? आपका फोकस दूरी। ठीक है, तो r बराबर 2f याद रखेंगे। इस प्रकार आपको एक सवाल भी पूछ सकता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो r बराबर 2f, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो अपना सो आंसर आ जाएगा। अगर सवाल पूछे तो सूत्र आप याद रखना, r बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो जो दर्पण होता है उसका मुख्य अक्ष क्या होता है? जहाँ से कोई अपतित और परावर्तित किरण जिस अक्ष पर मिलती है उसको कहते हैं अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कारण है कि चुंबकीय रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती? तो ये चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन होता है, एक एस होता है। तो हमेशा जो चुंबकीय रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। तो ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर ये चुंबकीय रेखाएं जा रही है, तो ये आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रही, ये आपस में कभी भी काटती नहीं है। इनकी दिशा अनिश्चित होती है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, और ये वर्ताकार रूप में होती है। और वर्ताकार रूप में होने के कारण ये चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की क्या भूमिका होती है? तो जो पर्यावरण में विघटन करने वाले जीव होते हैं वो सभी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देते हैं? विघटित कर देते हैं और खाद में रूपांतरित कर देते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊता क्या होती है? बनी रहती है। तो ये याद रखना, विघटन करने वाले जीव सभी अपशिष्ट पदार्थों का विघटन कर देते, जिससे वो खाद में परिवर्तित हो जाते। किस में बदल जाते हैं? खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये थे हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब आता है हमारा पार्ट बी, है ना। उसमें आता है 4 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है पार्ट बी के, और इनकी उत्तर सीमा है 50 शब्द की, यानी 5 लाइनों में इनके आंसर आपको देने हैं। तो देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो रेल की पटरियों के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है, तो यौगिक एक्स का नाम क्या है? तो यौगिक एक्स का नाम क्या है? यहाँ पर Fe है। क्या है वो? आयरन है। ठीक है, आयरन का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम बताना। तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया याद रखना। अब इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया लिखो। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? Fe2O3 एल्यूमिनियम, ये आयरन ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी का उपयोग रेल की पटरियाँ बनाने में किया जाता है। तो ये याद रखना, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस Al क्या? एल्यूमिनियम, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो Al2O3 प्लस Fe बाहर निकल जाएगा, और इस अभिक्रिया को कहते हैं अपन थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, विकृत गंधिता को समझाइए। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता क्या होती है? जब भोजन को खुला रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो भोजन विषैला हो जाता है। क्या हो जाता है? भोजन विषैला हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं अपन? विकृत गंधिता कहते हैं। ये याद रखना, पहले ही पाठ का हमारा क्वेश्चन है विकृत गंधिता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रियात्मक समूह के नाम बताने। छठा क्वेश्चन है, 4 प्रक्रियात्मक, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो अपन नामकरण करते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक वाला जो पार्ट है उसमें नामकरण में क्रियात्मक समूह का उपयोग करते हैं, और क्रियात्मक समूह 4 ही क्रियात्मक समूह आपको लिखने हैं। कौन सा? जैसे पहला है क्लोरो को Cl कहते हैं, क्लोरो। ब्रोमो को कहते हैं Br। ठीक है, नाइट्रो को कहते हैं NO2 नाइट्रो। आयोडो को कहते हैं आयो। ये 4 आप क्रियात्मक समूह याद रखना। OH है, एल्कोहल है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे क्या है? आपके क्रियात्मक समूह है, तो इनके नाम आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो मेथेनॉल होता है, उसका अगर आप सेवन करेंगे तो उससे क्या हो गई? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। मेथेनॉल क्या होता है? ये अत्यधिक जहरीला होता है। क्या होता है?
जहरीला होता है। और जहरीला होने से अगर अपन मेथनॉल की का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जहर फैल जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। जो पौधा होता है उनमें पोषण कैसे होता है, तो पौधे के शरीर में जो पोषण होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखना है। प्रकाश संश्लेषण लिखना, सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आप इसमें लिखना। और प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण है वो भी आप इसमें लिखना। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं पर्णहरित और खनिज लवण। ये बना देगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है, आप लिखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। सामान्य वृद्धि क्या होती है, सजीवों में सामान्य रूप से होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, सामान्य वृद्धि कहते हैं। और लैंगिक परिपक्वता, जब उनमें लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं तब उनमें जो परिपक्वता आती है उसको लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। तो सामान्य वृद्धि तो सामान्य रूप से होती है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता के समय उनकी वृद्धि तेजी से बढ़ जाती है। तो ये आप इसमें याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र आप मादा जनन तंत्र का बना दोगे। इसमें ये पूछ सकता है कि मादा द्वारा स्रावित होने वाले लैंगिक हार्मोन कौन सा है और नर द्वारा स्रावित होने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा है। तो मादा द्वारा स्रावित होने वाला लैंगिक हार्मोन ये आप याद रखना, एक तो है एस्ट्रोजन, ठीक है, और एक होता है अपना प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन आप याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार नर द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन पूछे तो वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोजन, मादा द्वारा एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन नर द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा द्वारा स्रावित होने वाले लैंगिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए। ठीक है, जब प्रकाश की किरण है, जैसे ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाली किरण क्या हो जाएगी, आपतित किरण। ये हो जाएगी आपतित किरण। अब इस दर्पण से टकरा कर वापस जा रही है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, और इन दोनों के मध्य में जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ये अपन को डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अपन ने जो किरण आरेख बनाए थे, एक तो अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अपन ने अवतल दर्पण बनाया था, उसमें 6 स्थितियां बनी थी। उसमें सबसे पहले वास्तविक उल्टा बन रहा था, अत्यधिक छोटा बन रहा था, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर अपन दर्पण ये उस बिंब को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, जो बिंब के समान बनेगा। इस प्रकार 6 स्थितियां अवतल दर्पण में पड़ी थी। और उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां बनी थी और उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, सीधा। जबकि जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक उल्टा भी बन रहा है और लस्ट वाली स्थिति में आभासी सीधा बन रहा है। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बन रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये आप याद रखना। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, चुंबकीय रेखाओं के क्या गुण है। चुंबकीय रेखाओं के क्या गुण है, तो 3-4 गुण है चुंबकीय रेखाओं के, आप लिखना। पहला होता है चुंबकीय रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, पहला गुण। ठीक है, दूसरा गुण है चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, ठीक है। तीसरा गुण लिखना आप इसमें, चुंबकीय रेखाओं की जो प्रबलता होती है वो ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होती है। ध्रुवों पर प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3-4 गुण आप चुंबकीय रेखाओं के लिखना। नेक्स्ट, लघुपथन से क्या अभिप्राय है। लघुपथन को कहते हैं अपन शॉर्ट सर्किट। लघुपथन क्या होते हैं, जब किसी धारावाही चालक तार में एक तो होता है अपना न्यूट्रल, ठीक है, और एक होता है फेज, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं अपन लघुपथन कहते हैं। तो ये आप याद रखना।
नेक्स्ट, दैनिक जीवन में 4 गतिविधियां सुझाई जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पर्यावरण के अनुकूल होने वाली आपको गतिविधियां लिखनी है। तो जैसे पेड़ पौधे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे अपन को लगाना चाहिए जो पर्यावरण को क्या करेंगे, प्रदूषित नहीं करें। गाँवों और शहरों से दूर अपन को कल कारखाने स्थापित करने चाहिए जिससे इन पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़े। CFC और इनका उपयोग कम करना चाहिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे। इस प्रकार दैनिक जीवन की 4 आप गतिविधियां इसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है पार्ट सी। पार्ट सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं इसका क्या 16वां क्वेश्चन क्या होता है। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो जिंक धातु अपना पता है, जिंक का सूत्र होता है Zn, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो ये जिंक कॉपर को क्या कर देगा, जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu, ये विस्थापन अभिक्रिया आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है तो क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में वो जिंक धातु मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। तो जिंक इसकी जगह आएगा तो हमेशा धातु अम्लों से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो ये दोनों की रासायनिक अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका अथवा दे रखा है कि निम्न पर एक एक उदाहरण देकर इनकी समीकरण लिखिए। तो एक तो संयोजन अभिक्रिया लिखनी है, एक विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया का आप कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हो, जैसे CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होगी इसकी, जैसे FeSO4 है, FeSO4। ठीक है, इसको आप कॉपर के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस Fe बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो Fe कम क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील है, कॉपर आयरन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, 2 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, पादप हार्मोन क्या होते हैं, तो वे हार्मोन जो पादप द्वारा स्रावित होते हैं, पादपों में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो हमने हमारे जो सिलेबस में 5 पादप हार्मोन दे रखे हैं। पहला तो होता है आपका एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, दूसरा होता है ऑक्सिन, ये ऑक्सिन। तीसरा है जिब्रेलिन। ठीक है, और चौथा है साइटोकाइनिन। और 5वां है हमारा इथाइलिन। तो ये 5 ही हार्मोन आपको याद रखने। कौन कौन से वापस बता रहा हूँ, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा एब्सिसिकम, चौथा है इथाइलिन और 5वां है साइटोकाइनिन। ठीक है, 2 के आपको कार्य लिखने। तो इस साइटोकाइनिन का कार्य लिख दो। पहला है साइटोकाइनिन क्या करता है, ये लिखा साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा हार्मोन लिखो आप एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखो। तो मानव मस्तिष्क के बारे में आपको लिखना है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या आता है, एक तो आता है आपका हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, ये सारी की कहाँ पे होती हैं, अपने अग्र मस्तिष्क में होती है। तो इनके बारे में आपको लिखना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर में भूख व प्यास का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। द्विसंकर संकरण क्या होता है कि जिसमें दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। और ये कह रहा है कि इसको समझाइए। तो मेंडल का जो पहला ही नियम था प्रभाविकता का नियम, क्या था, प्रभाविकता का नियम, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित था। उसमें क्या किया था मेंडल ने, शुद्ध लंबे पौधे का
शुद्ध बोने पौधे के साथ संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे लंबे पौधे प्राप्त हुए। प्रथम पीढ़ी के पौधे का वापस उन्होंने संकरण करवाया था तो उन्होंने देखा था कि उनमें 1:2:2 के रूप में पौधे प्राप्त हुए थे। उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको लिखना है। तो मेंडल का जो प्रभाव्यता का नियम है वो पूरा आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम बताना है। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पृथक्करण का नियम में मेंडल ने क्या बताया था कि मेंडल ने यह बताया था कि पौधों में वे लक्षण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने गुणों को दर्शाते हैं, पृथक रूप से यानी अलग रूप से अपने लक्षण को दर्शाते हैं, उसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग होता है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान बहुत कम होता है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। तो प्रकाश द्वारा जो नीला रंग होता है उसको सबसे पहले प्रकीर्णित किया जाता है, इसलिए हमें अगर पृथ्वी से देखेंगे तो आकाश का रंग क्या होगा? नीला दिखाई देगा, और अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो वर्षा के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित होता है, इसलिए इंद्रधनुष अपन को दिखाई देता है। ये नहीं करो तो ये टिंडेल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश एक किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है, प्रकाश किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है, इसको टिंडेल प्रभाव कहते हैं। ये आप याद रखना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्या होते हैं? पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं और तारे अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए तारों का प्रकाश जब पृथ्वी पर आएगा तो विभिन्न परतों के माध्यम से अवरोध के द्वारा पृथ्वी तक आएगा, तो जो प्रकाश की जो गति होगी कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, इसलिए हम पृथ्वी से देखेंगे तो तारे अधिक टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी के अधिक निकट स्थित होते हैं तथा ग्रहों का आकार होता है तारों से अत्यधिक बड़ा होता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आता है हमारा पार्ट डी। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो H+ आयन त्यागते हैं, H+ आयन त्यागते हैं, इनका pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है। और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं? समझिए, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले देता हूँ, जिंक धातु है, जिंक धातु, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन अम्ल के साथ H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ZnSO4, और कौन सी गैस निकालेगा? H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये याद रखना, जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है, उसका रासायनिक समीकरण आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखा जाए तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये याद रखना, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति हमेशा क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर धातुओं की पूछे तो धातुओं की क्या होगी? क्षारीय होगी। धातुओं की क्या होगी? क्षारीय होगी। दूसरा पूछा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और 3 उपयोग लिखने। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होती है, और रासायनिक समीकरण से इसका निर्माण होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, उसमें अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं Cl2 तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। तो इस प्रकार आप इसके उपयोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। तो अमीबा में पोषण होता है किस विधि से होता है? तो अमीबा में खाद्य दानी होती है जिसको रसदानी कहते हैं। खाद्य दानी के द्वारा भोजन का पोषण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसकी आकृति क्या होती है? अनियमित होती है। ये अमीबा होता है, ये रसदानी होती है, रसदानी, इसमें ये संरचना होती है, इसको कहते हैं पादाप, जिससे क्या करता है? अमीबा गति करता है। अमीबा संकुचन और विकुंचन करता है, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, इसका अथवा वाला क्वेश्चन था, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? तो आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? तो आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखने हैं आपको। 2 कार्य कौन सा है? तो आमाशय क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। पहला कार्य लिखना, भोजन को
अम्लीय माध्यम में बदल देता है। ठीक है, और दूसरा कार्य लिखना इसमें, HCl अम्ल से भोजन के सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, सभी जीवाणु नष्ट हो जाते। ये दोनों कार्य आपको इसमें लिख देना। यानी आमाशय HCl का स्त्राव करेगा, HCl भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता और भोजन के साथ आने वाले सभी जीवों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ यानी किसी धारावाही बैटरी तथा कुंजी को किसी विद्युत युक्ति से जोड़ने पर जो परिपथ का निर्माण बनता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिपथ और एक होता है बंद परिपथ। तो ये आप इसमें लिखना है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है 22वें का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा दे रखी है, यानी आई कितनी दे रखी है आपको, 0.5। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाता है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश किसको कहते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, IT। क्यू बराबर क्या होता है, IT। ये आवेश का सूत्र होता है, क्यू बराबर IT। तो आपको आवेश ज्ञात करना, तो धारा इंटू समय होगा। तो धारा कितनी दे रखी है, 0.5, और समय कितना दे रखा है, 10। 10 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो 5 कूलम आवेश हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, केवल आपको याद रखना क्यू बराबर IT। नेक्स्ट, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखा जाए, प्रतिरोध किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह का विरोध करता है इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये आप याद रखना। ठीक है, अब ये कह रहा प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? तो ये किन किन पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर। पहला है तार की लंबाई पर। ठीक है, और इसमें लिखना है तार जो R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी धारा की समानुपाती है। अगर लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई का घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। ये भी आप उसमें लिखना, पहला तार की लंबाई पर। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये A है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा आता है हमारा तार की प्रकृति पर। तीसरा आता है चालक तार की प्रकृति पर। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रतिरोध होता है, 3 बातों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक तार की प्रकृति पर। तो दोस्तों इस प्रकार जो साइंस का मॉडल पेपर था, बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर था। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए। आप इस पूरे पेपर को देखना। आगे इस प्रकार मैं मैथ्स और साइंस के और क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और अपनी मेहनत को और ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।